हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें पहले तो नाम को देखते हैं। प्लांट ग्रोथ मतलब कि प्लांट की ग्रोथ होगी, और डेवलपमेंट होगा मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हो जाने से डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट के साथ मैच्योरिटी भी होती है कि अगर ग्रोथ हुआ तो मैच्योरिटी भी होगी, तभी डेवलपमेंट बनता है। इसमें क्या क्या होगा आप समझते हैं। ग्रोथ तो हम जानते ही हैं कि ग्रोथ इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन डिफाइनिंग नहीं था। ग्रोथ करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिल जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या 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 है इसमें। तो सभी में ग्रोथ होती है, हमने देखा ही है, जैसे कि रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सभी में ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ लिमिटेड ग्रोथ होती है, कुछ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वो भी हम देखेंगे एक बार। अगर ग्रोथ को देखें तो ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। प्लांट की सभी सेल जाइगोट से बनी होती हैं। तो प्लांट की सभी सेल्स जाइगोट से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यू। देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, अ टिश्यू, ऑर्गन। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या सेल्स जो हैं, जो ग्रुप में है, उसके बीच में जो टिश्यूज हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। तो हाँ, बिल्कुल होगा। किस तरह से ये काम करते हैं वो हम देखते हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो यही सब दिखेगा हमें। दो तरह के हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल बोलते हैं, इंट्रिंसिक को इंटरनल बोलते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इंटरनल में जैसा कि हम और प्लांट हार्मोन्स जैसे को फाइटो हार्मोन्स बोल सकते हैं। एक्सट्रिंसिक में हम डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होगा वो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम ये बना हुआ है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, कि सीडलिंग जर्मिनेशन। अब सीडलिंग सीडलिंग क्या होता है, जो छोटा सा पौधा अब जस्ट जस्ट उगता है उसको सीडलिंग बोल देते हैं। तो सीडलिंग जर्मिनेशन, यहाँ पे हम दो कंडीशन पढ़ते थे जब हमने पढ़ा था सीड। सीड जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये एक कोटिलिडन है, ये दूसरा कोटिलिडन है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एम्ब्रियो था। ये जो एम्ब्रियो है, इसमें यहाँ ये प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है। ये था कोटिलिडन के नीचे वाला हिस्सा ये, तो ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल, और ये कहलाएगा एपिकोटाइल। अगर पहले एपिकोटाइल ग्रो करेगा जर्मिनेशन के टाइम पे, अगर पहले एपिकोटाइल ग्रो करेगा तो एपिकोटाइल के साथ प्लीम्यूल ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जमीन के नीचे ही रह जाएगा। अगर एपिकोटाइल ग्रोथ करेगा तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल ग्रोथ। हाइपोजियल ग्रोथ, ग्रोथ दोनों ही करता है, लेकिन पहले कौन करेगा। पहले अगर एपिजियल एपिकोटाइल ग्रोथ कर रहा है तो हाइपोजियल ग्रोथ कहलाएगी, और पहले अगर हाइपोकोटाइल ग्रोथ कर रहा है तो एपिजियल ग्रोथ कहलाएगी। अब यहाँ पे अगर हाइपोकोटाइल पहले ग्रोथ करेगा तो ये हिस्सा एलोंगेट होगा। जब ये एलोंगेट होगा तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कोटिलिडन बाहर आ गया, मतलब कि इसका हाइपोकोटाइल ग्रोथ किया है, मतलब कि कौन सी ग्रोथ हो गई, एपीजियल ग्रोथ हो गई। ये एपीजियल ग्रोथ हो गई। तो इस डायग्राम में कौन सी ग्रोथ दिख रही है, एपीजियल ग्रोथ दिख रही है। अब ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्स्पिशियस करेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग, मतलब कि सभी लिविंग बीइंग में क्लियर कट दिखाई देने वाला एक बेसिक फंडामेंटल करेक्टर जो होता है वो ग्रोथ होता है। ठीक है। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को कैसे देख सकते हैं। जनरली ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होते हैं।
can be defined as an irreversible, permanent increase in size of organ or its parts or even individual cells. Of even an individual cell मतलब कि साइज बढ़ जाए, कोई पार्ट बढ़ जाए और कोई सेल बढ़ जाए, वो सब क्या है, इरिवर्सिबल होनी चाहिए, तो वो ग्रोथ होगी। जनरली ग्रोथ इज accompanied बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ग्रोथ जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ, जब लीफ एक्सपेंड करती है तो वो भी ग्रोथ है। लेकिन हमें याद रखना है, अगर रिवर्सेबल हो गई तो वो ग्रोथ रिवर्सेबल भी होती है किसी केस में, जैसे जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा किसी का अगर बढ़ता है तो वो डाइटिंग पे चला जाएगा, तो फिर मोटापा वापस कम हो जाएगा। तो पहले ग्रोथ हुई, फिर वो वापस चली गई। मतलब जनरल कंडीशन में क्या होगा, जनरल कंडीशन में ग्रोथ इरिवर्सिबल है, ओबेसिटी को छोड़कर। ओबेसिटी को छोड़कर जनरली ग्रोथ कैसी है, रिवर्सेबल होती है, सॉरी इरिवर्सेबल होती है। तो ये हमें याद रखना है, ग्रोथ में अगर मोटापा हो वो सिर्फ रिवर्सेबल में आ सकता है। आगे बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ है जनरली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब असीमित, हम कह सकते हैं। इनडिटर्मिनेट मतलब असीमित। क्यों प्लांट ग्रोथ असीमित होती है क्या, तो हाँ प्लांट ग्रोथ असीमित होती है, लेकिन लोकलाइज्ड होती है। इनडिटर्मिनेट होती है पर लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड क्यों है कि जहां पे मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा वहीं पर ग्रोथ हो सकती है। अदर देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ नहीं होगी, तो लोकलाइज्ड हो गई। जैसे कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ये सब जो है ये सब ग्रोथ कराएंगे। तो यहाँ से ग्रोथ हो सकती है जो कि डिफाइनिंग होगी। मतलब ये जो है इनडिटरमाइनिंग होगी। अब इनडिटरमाइनिंग क्यों है कि जो क्योंकि ये प्लांट जो है जीवन भर ग्रोथ करता रहता है, इसलिए इसको इनडिटरमाइनिंग बोला। लेकिन लोकलाइज्ड क्यों बोला कि स्पेसिफिक लोकेशन पे इसकी ग्रोथ हो रही है। तो कैसी हो गई, इनडिटरमाइनिंग एंड लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड, तो इस तरह से ग्रोथ हो गई। अब क्या होगा, दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। ओके, लेकिन कुछ जगह पे डिटरमाइन भी होती है। प्लांट में ग्रोथ कुछ जगह पे डिटरमाइन भी होती है। कब, जैसे कि अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट का साइज जो होता है वो एक लिमिट तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद ग्रोथ उसमें रुक जाएगी। फ्रूट का साइज जो था वो एक लिमिट तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इससे क्या कंफर्म हुआ कि कुछ जगह प्लांट में ऐसी भी होती है जहां पे डिटरमाइन ग्रोथ होती है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, मतलब कि एक लिमिट तक की ग्रोथ होती है। तो वो क्या होगा, वो डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी। अब जैसे लीफ का साइज एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, तो वो भी क्या है, डिटर्मिनेट ग्रोथ है। फ्लावर का साइज एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, वो भी क्या है, एक डिटर्मिनेट ग्रोथ है। लेकिन स्टेम की बात करें, प्लांट की बात करें, तो उसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। कारण, क्योंकि वो पूरे जीवन भर ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे और क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड। अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा, ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डज दिस एवर हैपन, ऐसा कभी होता है, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। प्लांट पूरे जीवन भर डिवाइड ग्रो करता है, मतलब तभी तो इसमें इनडिटर्मिनेंट है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ रूट अपेकल मेरिस्टम, शूट अपेकल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सभी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट किया। तो हम सब जानते ही हैं, शूट अपेकल मेरिस्टम टॉप पे होता है, रूट अपेकल मेरिस्टम बेस में होता है, बिल्कुल एपेक्स पे होता है। यहाँ पे ये जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के पास जो होता है, और ये शूट था, ये रूट थी, ये तो हमें पता चल ही गया। अब क्या होगा, जो वेस्कुलर कैम्बियम है लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट है, लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट है, जो कि गर्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। अब गर्थ क्या होती है, सरकमफेरेंस बोलते हैं।
सर्कमफेरेंस उसको बोलते हैं, तो सर्कमफेरेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। These are the meristem that cause the increase in the girth of organ which in which they are active. This is known as secondary growth of plant. आगे क्या बोल रहा है? ग्रोथ इज मेजरेबल। तो हाँ, ग्रोथ मेजरेबल है। कैसे मेजरेबल है? ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल में प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो वही ग्रोथ है, लेकिन इसको नापना बहुत डिफिकल्ट होगा। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। जैसे ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय। अब यहां से हमें याद रखना है क्या क्या? इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट। फ्रेश वेट क्या है? जो एकदम ताजा ताजा प्लांट होगा। मान लो प्लांट के लिए एग्जांपल लेते तो ताजा ताजा प्लांट होगा ना अभी, तो उसको वेट करना तो वो कहलाएगा फ्रेश वेट। उसको सुखाने के बाद वेट करना तो वो ड्राई वेट कहलाएगा। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, इस तरह से हम उस चीजों को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना ये फैक्ट है, वन सिंगल मेज रूट अपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। मतलब एक सिंगल सेल रूट अपिकल मेरिस्टेम की, मेज की एक सिंगल सेल रूट अपिकल मेरिस्टेम की 17,500 नई सेल पर आवर प्रोड्यूस कर देती है बाय डिवीजन। वाटरमेलन में साइज जो है 3,50,000 गुना तक बढ़ जाता है पर आवर। ग्रोथ इज 3,50,000 गुना तक बढ़ जाता है। अब ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीजेज इन सेल नंबर। ही लेटर एक्सप्रेस्ड इंक्रीजेज द लेटर express growth as increase in size of cell while growth of pollen tube। अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो लेंथ में मेजर की जाती है, कुछ सरफेस एरिया में भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ है तो उसका सरफेस एरिया मेजर करेंगे। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये जो दिखाई दे रहा है ये पैरेलल लाइन डायग्राम है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये सीडलिंग है। अब सीडलिंग में ये रूट बनेगी। जब ये रूट बनेगी तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे। तो ये ए बी सी डी एफ जी तक रिप्रेजेंट किए थे, जी तक। अब जब ये एलोंगेट होगी तो ये भी दूर दूर चले जाएंगे। इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमें ये सब अभी बराबर बराबर डिस्टेंस पे थे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और बी पास में आ गए, लेकिन बी से ई तक सब दूर दूर चले गए। फिर एफ जी फिर पास में हो गए। तो इससे पता चला, हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ एलोंगेशन और जोन ऑफ मैचुरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ होती है वहां पे सेल सिर्फ डिवाइड करती है, ग्रोथ नहीं होती है ज्यादा। तो वो कहलाएगा जोन ऑफ मेरिस्टेम। तो वो ज्यादा दूर दूर नहीं जाएंगी लाइन है, क्योंकि सिर्फ डिवीजन हुआ है, ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन जोन ऑफ एलोंगेशन में लेंथ बढ़ती है तो वो दूर दूर चले जाएंगे। तो जोन ऑफ एलोंगेशन हो गया। जोन ऑफ मैचुरेशन में मैच्योर होती है, डिवाइड तो सेल कर चुकी होती है, तो ये जोन ऑफ मैचुरेशन हो गया। तो यहाँ से हम इसमें रीजंस पता लगा सकते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ एलोंगेशन और जोन ऑफ मैचुरेशन। तो ये था पैरेलल लाइन डायग्राम, हमें याद रखना है। इसमें ये जोन ऑफ एलोंगेशन है, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स ऑफ एलोंगेटेड मोस्ट। ठीक है, अब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग द रूट टिप। अब ये रूट टिप में यहाँ पे दिखाया गया है फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये फेजेस ऑफ ग्रोथ हमने देख ही लिए। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्या कहता है? ग्रोथ रेट होता है कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है। तो दो तरह की ग्रोथ रेट होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। हमें एक चीज याद रखनी है कि जो जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जनरली वो कैसे डिवाइड करती है एपाइकल मेरिस्टेम की। कि मान लो ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है,
इसने डिवीजन किया, एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगी, एक परमानेंट सेल बनेगी। फिर डिवीजन किया, क्योंकि ये परमानेंट तो डिवाइड नहीं करती है, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करेगी तो एक परमानेंट एक मेरिस्टेमेटिक, फिर डिवीजन होगा, एक परमानेंट एक मेरिस्टेम, फिर से डिवीजन होगा, एक परमानेंट एक मेरिस्टेम। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी परमानेंट इधर आ गई, ये भी परमानेंट इधर आ गई, ये भी परमानेंट इधर आ गई। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, तो ये जो है ये अरिथमेटिक ग्रोथ कहलाता है। अब याद कैसे रखेंगे, देखो आर बनाते हैं ऐसे, तो ये जो डिजाइन बनी इससे हम अरिथमेटिक ग्रोथ याद रख सकते हैं कि अगर इस तरह से जा रही है तो आर ऐसे बनाते हैं, तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ हो गई। ए से अरिथमेटिक आता है लेकिन हमें याद आर से रखना है, तो इस तरह से ये होगी अरिथमेटिक ग्रोथ। अगर ऐसा हो जाए मेरिस्टेमेटिक से दो बनी, दोनों मेरिस्टेमेटिक, फिर दो बनी, फिर ये सब भी मेरिस्टेमेटिक, तो ये जो होगा ये जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी। तो अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, वो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हो गई अरिथमेटिक ग्रोथ, ये हो गई जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में एक्सपेंड होगा, अरिथमेटिक ग्रोथ में एक एक सेल नंबर में बढ़ती जाती है। अगर हम जाइगोट को देखें तो जाइगोट में पहले जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, फिर उसमें अरिथमेटिक ग्रोथ होती है। मतलब जैसे हमने पढ़ा जाइगोट, जाइगोट से बनी मोरूला स्टेज, मोरूला से बनी ब्लास्टुला स्टेज, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक सेल सिर्फ नंबर में बढ़ रही है, सेल सिर्फ नंबर में बढ़ रही है, तो वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब उसके बाद हम जैसा कि जानते हैं एपीबोली एम्बोली हम पढ़ते हैं। अब ये क्या चीज है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जब जर्म लेयर बनती है एम्ब्रियो में, जब अगर ह्यूमंस की बात करें तो अब जब एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स बनती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अब इसमें क्या हुआ कि सेल्स सेपरेट होने लगी, और सेल्स जब सेपरेट होने लगी, सेपरेट होने के बाद ये सेल्स क्या कर रही है, अलग अलग ऑर्गन बनाएगी। ऑर्गन तब बनाएगी जब वो परमानेंट हो जाएगी, ऑर्गन तब बनाएगी जब वो परमानेंट हो जाएगी। तो परमानेंट होने के बाद सेल ऑर्गन बनाएगी, और उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी हम बोलेंगे। जो डिफरेंशिएशन किससे होगा, अरिथमेटिक ग्रोथ से होगा। तो हमें याद रखना है पहले जाइगोट में जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है, बस सेल्स सारी सेल डिवाइड करेंगी, लेकिन जब अरिथमेटिक फेज आएगा तो उसमें सारी सेल डिवाइड नहीं करेंगी, जहां पे जरूरत होगी वहां डिवीजन होगा, जहां पे जरूरत नहीं होगी वहां पे डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सेल परमानेंट होने लग जाती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, और अदर अदर कंपोनेंट बनाने की वहां पे प्रॉपर काम शुरू हो जाता है। तो ये हमें समझ आया कि जाइगोट में क्या क्या चलेगा, पहले जियोमेट्रिक, बाद में अरिथमेटिक। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे ग्रोथ रेट मेजरमेंट का एक तरीका है। सबसे पहले तो ये क्या है, अगर इसको देखेंगे तो इसमें ध्यान रखें कि कोई भी ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। कारण क्या है, जिसमें भी ग्रोथ हो रही है, जिसमें भी ग्रोथ हो रही है उसका कुछ तो साइज रहा होगा पहले, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई सीड भी होगा तो सीड का कुछ तो साइज रहा ही होगा। जैसे कि अगर मान लो मैं ये सीड बनाता हूँ तो इसका ये जो दिखाई दे रहा है इसका कुछ तो साइज होगा ही, इसीलिए इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करते कभी भी। तो अब यहाँ पे और क्या क्या है, अब अरिथमेटिक ग्रोथ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में हो क्या रहा है, ये एक इक्वेशन है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट आर टी। अब ये क्या है, एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम जीरो, आर क्या है, ग्रोथ रेट हो गया। ग्रोथ रेट क्या होता है, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो और टी तो टाइम है ही है। यहाँ पे ये कुछ ऐसी इक्वेशन हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन हो गई। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ हाइट भी बढ़ती जाएगी। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बाद अगर हम इसको देखें तो ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो ये जो है आर टी,
जो ग्रोथ रेट है वो ई के बेस ई के पावर में चला गया। अब बेस ई के पावर में चला गया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत तेजी के साथ ग्रोथ रेट बढ़ता है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे W1, W1 क्या है, फाइनल स्टेज है या फाइनल साइज है। W1 क्या है, फाइनल साइज है। W0 क्या है, इनिशियल साइज है। ई लॉग ई बेस है, बेस ई, और उसके पावर में आर टी है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो बहुत तेजी के साथ ये फाइनल साइज बढ़ता है, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ये पावर में है। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ फेजेस दिखते हैं। ये है साइज और वेट, और ये है टाइम। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो रहा होगा, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं होता। इसमें यहाँ पे कंपटीशन आता है। अब कैसे होगा कि समझो कि पहले एक सेल है, एक से दो हो गई, दो से चार हो गई, चार से आठ हो गए। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ओवरऑल वॉल्यूम कुछ स्लो स्पीड में बढ़ रहा है, तो ये होगा लैग फेज। लेकिन अगर मैं कहूं ये 10-20 सेल्स थी, अब 20 सेल है, तो यहाँ पे ये 20 से 40 हो गए, और तेजी के साथ बढ़े, 40 से 80 हो गए, और तेजी से बढ़े, 80 से 160 हो गए। अब ये जो फिर ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अब जैसे इसके ये सब डबल हो गए, ये डबल हो गए इधर, ये फिर और तेजी से, ये फिर डुप्लीकेट हो गए, फिर और तेजी से ये फिर डुप्लीकेट हो गए। तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। ये पूरा इतना सारा बढ़ गया, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। तो ये वाला हो गया, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। इसको लॉग फेज भी बोलता है, इसको लॉग फेज भी बोलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज को लॉग फेज भी बोलता है। अब आता है स्टेशनरी फेज। जब चीजें लिमिटेड हो जाती है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो ये स्टेशनरी फेज और स्टेडी फेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या फेजेज है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, या फिर लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज। तो ये हमें तीनों याद रखना है, ये हमें इक्वेशन एज इट इज याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं और क्या है इसमें। फिर ये लीफ हमें दिखाई दे रही है। अब लीफ में हम ग्रोथ देखेंगे। अब यहाँ पे हम दो तरह की ग्रोथ देखते हैं। एक होती है रिलेटिव ग्रोथ, एक होती है एक्चुअल ग्रोथ। अब ये क्या चीज है, एक रिलेटिव ग्रोथ है और एक एक्चुअल ग्रोथ है। अब जैसे ये डायग्राम में ये दिखाई दे रही है कि एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब जब ये 5 सेंटीमीटर का एरिया है, दूसरे में कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है उसमें ग्रोथ जो हुई वो 5 सेंटीमीटर की हुई, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई थी, 55 हो गया। तो अब इसमें क्या क्या देखेंगे, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ, अब ये क्या है एब्सोल्यूट ग्रोथ, कि ए वाले में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, बी वाली में भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, तो ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। इसमें भी 5 सेंटीमीटर, जो कि दोनों बराबर है, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गई। दूसरी होती है रिलेटिव ग्रोथ। अब रिलेटिव ग्रोथ क्या है, कि पहले पांच थी, पहले पांच थी, ग्रोथ कितनी हुई, 5 की। अगर इसको देखें तो पहले 5 थी, ग्रोथ कितनी हुई, 5 की, कितने परसेंट हो गया, 100% ग्रोथ हो गई। जबकि बी में क्या था, पहले 50 था, ग्रोथ हुई 5 की, कितने परसेंट, 10% ग्रोथ हुई।
तो ये हमें याद रखना है कि ए में कितनी 5 से 5 बढ़ गया, तो ये 100% ग्रोथ हो गई। इसमें कितनी हो गई 10% ग्रोथ। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है कि एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई, इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है। रिलेटिव ग्रोथ कि इसमें परसेंट वाइज कितनी बढ़ी, इसमें परसेंट वाइज कितनी बढ़ी, तो रिलेटिव ग्रोथ इसमें ज्यादा हुई है 100%, इसमें 5% हुई है, जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में बराबर है। तो ये ग्रोथ के टाइप हो गए। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ आती है फिर। कंडीशंस क्या क्या हो सकती है ग्रोथ की, तो उसमें नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ, दिस लिस्ट में हैव वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो ये सब मटेरियल हो गए जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब क्या होगा, द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट विच विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। सेल एनलार्जमेंट में पानी चाहिए क्योंकि टर्जिडिटी होगी वो सेल एक्सटेंशन में हेल्प करती है। टर्जिडिटी सेल एक्सटेंशन में हेल्प करेगी, तो वो टर्जिडिटी पानी से आती है। Thus, plant growth and further development intimately linked to the water। तो पानी होगा तो ज्यादा ग्रो करेगा। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हम जानते हैं बहुत अच्छे, किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत अच्छे मीडियम की तरह से पानी काम करता है। ऑक्सीजन भी चाहिए जो कि मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज कराएगा, तो ऑक्सीजन भी चाहिए। न्यूट्रिएंट भी चाहिए, मैक्रो माइक्रो दोनों तरह के, जो कि प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इन एडिशन, every plant organism has an optimum temperature range best studied for its growth। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है, हमने पढ़ाई है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का बेल शेप कर्व आता था, क्यों आता था, क्योंकि लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर डिनेचर हो जाएगा। एंजाइम लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर डिनेचर हो जाएगा, तो काम नहीं करेगा, तो एक ऑप्टिमम रेंज में ही काम कर पाता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज determinal determinantal to its survival। Environmental signals such as light, gravity also affect the certain phases of growth। अब जैसे कि environmental factors होते हैं जिसमें लाइट आ जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी, वो कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है, वो हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे एक था प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम। अभी जो प्रो मेरिस्टेम होता है, ये प्रो मेरिस्टेम से ये एम्ब्रियोनिक टाइम पे होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। प्रो मेरिस्टेम के बाद आएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी थी, जैसे कि रूट वेहिकल मेरिस्टेम, शूट वेहिकल मेरिस्टेम, मतलब कि प्लीम्यूल और रेडिकल में ये जो होता है वो प्लीम्यूल और रेडिकल में देखने को मिलेगा। तो ये प्रो मेरिस्टेम होगा। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से जब प्राइमरी परमानेंट बनेगा, प्राइमरी परमानेंट, तो प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन मिला, प्राइमरी मेरिस्टेम में हम बोल सकते हैं जैसे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ये सब जो है ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम है। लेटरल पूरा प्राइमरी नहीं होता है, ये याद रखना है। लेटरल में कुछ हिस्सा प्राइमरी होगा, कुछ हिस्सा सेकेंडरी होता है, ये हमें याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। बाकी हमने एनाटॉमी में पढ़ाई है कि प्राइमरी हिस्सा कौन सा है और सेकेंडरी हिस्सा कौन सा है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट बना तो पहली बार इसको काम मिला, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे कि मेडुलरी रेज हो गई,
मेडुलरी रेज, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा था। मेडुलरी रेज हो गई, ग्राउंड टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू, ये सब किस में आ जाएंगे? प्राइमरी परमानेंट में। जरूरत पड़ने पे ये परमानेंट टिश्यू वापस से डिविजिबल हो जाता है, जो कि बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, पहले तो इसको प्रोसेस को जो बोलते हैं वो होता है डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको जो काम मिला था वो वापस से चला गया, इसके बाद सिर्फ मेरिस्टेमेटिक का काम आ गया, मतलब डिवीजन का काम आ गया, तो ये कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन सा एक एग्जाम्पल आएगा? इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये कौन है? ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब अगर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जब परमानेंट हो जाएगा, जब वापस से डिवीजन में काम खत्म, अभी फिर से परमानेंट होना है, तो फिर से परमानेंट हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी परमानेंट कहलाएगा। और परमानेंट कैसे होगा? जैसे इसको कोई भी फंक्शन मिल जाएगा तो ये फिर से परमानेंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। फिर से डिफरेंशिएट हो गया तो री डिफरेंशिएशन। अब ये कहाँ, अब ये एग्जाम्पल कौन सा होगा? जैसे कि फेलेम, जिसको कॉर्क बोलते थे, दूसरा फेलोडर्म, जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते थे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी परमानेंट हो गया। तो ये हमने पढ़ा, और ये अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसको हम किसमें, एनाटॉमी के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, पूरी जो पूरे चैप्टर पढ़ा हुआ है एनाटॉमी का, एनसीईआरटी वाला ही, उसमें हम देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, री डिफरेंशिएशन क्या है, वो सब हमने समझा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम आगे समझते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट क्या होता है कि वो साइज में तो बढ़ गया, अब उसको मैच्योर भी होना है। मैच्योर होगा तो वो डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके इसको जरा हम देखते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक सेल यहाँ पे दिखाई देगी, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसके पास दो ऑप्शन है, क्या क्या? या तो ये परमानेंट हो जाए या तो ये मेरिस्टेमेटिक रहे, या तो ये परमानेंट हो जाए या फिर ये मेरिस्टेमेटिक रहे। तो जो इसके दो ऑप्शन है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ तो करेगी ही, साथ में डिफरेंशिएशन भी होगा इसमें। अब अगर पहले तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद अगर इसको परमानेंट होना है तो परमानेंट हो जाएगी, तो ये डिफरेंशिएशन के द्वारा परमानेंट हो जाएगी। डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि परमानेंट हुई, परमानेंट होने के बाद एक्सपेंशन हुआ, फिर मैच्योरेशन हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद मैच्योर सेल हो गई, मैच्योर सेल है, फिर सेनेसेंस होगा, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, और सेनेसेंस के बाद ये मर जाएगी। तो ये एक साइड, एक ऑप्शन का खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगी, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करने के बाद उसमें सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के बाद फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। इसको फिर से देखते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने के बाद ये फिर से दो में डिवाइड कर गई, ये मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्या है, ये वापस से डिवीजन में चलेगी। तो दो ऑप्शन, या तो वो फिर से डिवाइड करने लग जाए, या फिर वो परमानेंट होके मैच्योर होके फिर ये डेथ हो जाएगी इसकी। तो अब ये हमने समझा। एक होता है प्लास्टिसिटी, एक वर्ड होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी है क्या? प्लांट फॉलो द डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ द लाइफ। प्लांट जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और लाइफ फेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पाथवे फॉलो करता है। तो उस और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकता है, तो उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे
हेट्रोफिली होती है कंडीशन। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली क्या होती है कि डिफरेंट टाइप की लीव्स होंगी प्लांट के पास, उसको हम हेट्रोफिली बोलते हैं। अब अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, हेट्रोफिली दो तरह की होती है। कैसे? एक होती है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, एक होती है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। जैसे अब अगर इसको देखते हैं, ये कौन है, ये लर्क है। अगर लर्क को देखते हैं तो ये बचपन में कैसा था, मतलब जुवेनाइल, बचपन वाला फेज हम इसको मान सकते हैं। तो ये जुवेनाइल फेज था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इस तरह की लीफ दिखाई दे रही है, लेकिन एडल्ट फेज में जब ये पहुंचा तो लीफ का शेप चेंज हो गया। तो ये है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। ये क्या है, डेवलपमेंट होने पे ऐसे ही हो जाती है। तो ये हो गया डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, हेट्रोफिली। अब क्या होगा, ये जो है ये है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और ये है वाटर हैबिटेट, ये है बटरकप। अब इसमें क्या हुआ कि ये था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये है वाटर हैबिटेट। अगर सोचो कि ये पानी में रहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा, और पानी के प्रेशर से जो इसकी पत्तियां हैं डैमेज हो सकती हैं। अब इसने क्या एडेप्टेशन किया कि इसने पतली पतली ब्रांचेस जैसी बना ली, तो बीच में से पानी इसमें से आसानी से क्रॉस कर जाएगा, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये आसानी से बच जाएगा, टूटने से या डैमेज होने से पत्ता बच जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलेंगे एनवायरमेंटल, क्योंकि इसके एनवायरमेंट चेंज हो गया इसलिए इसको चेंज होना पड़ा। तो हो जाएगा एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ये कौन सा है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, मतलब कि इसके जीवन में ऐसा फेज आएगा ही आएगा। ये क्या था, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, मतलब कि जैसा एनवायरमेंट चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गए। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अभी चेंज होने को वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। दूसरा एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसा कि रोड साइड में जो जैसे कि ये रोड है, ये रोड है, यहाँ पे प्लांट है, ये प्लांट है। ये प्लांट जो है रोड साइड में झुके होते हैं। कारण क्या है कि जैसे ही यहाँ से कोई वाहन जाएगा, जैसे कि यहाँ से कोई वाहन जाएगा तो वेलोसिटी तेज हो गई। जब वेलोसिटी तेज हो गई तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ से कोई भी तेजी के साथ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब यहाँ प्रेशर कम हो गया तो बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा बार बार आती है। तो बार बार क्या होगा, ये जो प्लांट है ये हवा के कारण रोड साइड में झुक जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो मतलब सीडलिंग से ही वो बार बार इधर रोड की तरफ झुकने लगेंगे, तो प्लांट लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पूरा ही प्लांट जो रोड साइड की तरफ झुक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हाईवे पे जो भी प्लांट होते हैं वो सड़क की तरफ झुके होते हैं। कारण यही था कि यहाँ प्रेशर, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ दबाव लगाता है, जिससे कि ये पेड़ रोड की तरफ झुक जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है। नेक्स्ट, अभी तक हमने सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर को देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को इसमें देखेंगे। अभी थैंक यू।